तो लैंगिक जनन का मतलब सीधा सीधा क्या है? दो अगुणित कोशिका का आपस में आकर के जुड़ जाना। अब सोचो जरा, ये कि मनुष्य, अब मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। अब थोड़ा सा केवल ना फील करना है इस चीज को कि हमारे युग्मक बन रहे हैं, यानी कि एक नर के अंदर क्या बन रहा है? शुक्राणु बन रहा है। एक मादा के अंदर क्या बन रहा है? अंडाणु बन रहा है। ठीक है, अब लैंगिक जनन तो कराना है, मतलब कि शुक्राणु को और अंडाणु को दोनों को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम कहीं ना कहीं क्या कह देते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स कह देते हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं सहवास का नाम देते हैं, कॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। अब देखो, एक मेल है और एक फीमेल। ठीक है, अब मेल के अंदर कितने? 46 गुणसूत्र, फीमेल के अंदर भी कितने? 46। ठीक है, हम क्या बनाने जा रहे हैं? युग्मक। ठीक है, बस हम केवल ये फील करना चाहते हैं कि इस युग्मक बनाने समय क्या कराना है हमको? समसूत्री विभाजन कराना है। तो समसूत्री विभाजन कराएंगे तो क्या होगा? युग्मक ठीक तो है। देखो, हम बस केवल समझना है हमको ना कि यहां पर हमको अर्धसूत्री कराना चाहिए या फिर समसूत्री कराना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम समसूत्री करा के देखते हैं कि क्या दिक्कत होता है, फिर देखेंगे क्या अर्धसूत्री करा करके। तो समसूत्री कराओगे। ठीक है, अब ये हमारी एक शरीर की कोशिका है। ठीक है, क्या कराना है हमको? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कराएंगे तो कितनी कोशिका बनती है? 2 कोशिका बनेगी। ठीक है, अब ये है कौन? मातृ कोशिका। यहां क्या बनेगी? पुत्री कोशिका। अब समसूत्री क्या कहता है कि मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो यहां भी क्या बनेगा? 46। यहां भी क्या बनेगा? कौन है ये? शुक्राणु। चलो बना लिया। ठीक है, शुक्राणु बनाया हमने, लेकिन कौन से विभाजन से? समसूत्री विभाजन से। यहां भी क्या बनाना है? अंडाणु बनाना है। ये भी कितने बनेंगे? 46 और 46। ये कौन हो गए? आपके अंडाणु हो गए। इधर बना दिया हमने शुक्राणु और इधर बना दिया अंडाणु। अब लैंगिक जनन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इधर से ये रहा अंडाणु जिसके अंदर है कितने? 46 गुणसूत्र, और इधर से आया कौन? शुक्राणु, इसके अंदर भी कितने हैं? 46 गुणसूत्र। 46 से 46 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा? 92। यानी कि जो युग्मनज बना, इस युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? अब बताओ कि क्या कोई मनुष्य ऐसा होता है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 92 हो? अगर एक गुणसूत्र घसक गया ना, या एक गुणसूत्र बढ़ गया ना, पूरा लोचा हो जाएगा। केवल एक गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग इसको। टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब कभी कभार किन्नर समझते हो? ठीक है, तो जो किन्नर लोग होते हैं ना, किन्नर लोग कैसे पैदा हो जाते हैं? उनके अंदर गुणसूत्रता की कमी हो जाती है, या तो एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, या तो 46 से 45 हो जाएगा, या 46 से 47 हो जाएगा। सोचो, एक गुणसूत्र बढ़ गया, इतना हेर फेर बदल हो गया, है ना भाई। 92 हो जाएगा तो क्या होगा? 92 किसी मनुष्य का गुणसूत्र होता ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। वो मनुष्य होगा कि कैसा होगा? कभी तो ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकते हम लोग। ठीक है ना? चल, तो समसूत्री करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। ठीक है, अब क्या करा के देखते हैं हम लोग? अर्धसूत्री करा के देखते हैं। अब अर्धसूत्री कराओगे, आराम से बाबू, गेट वोट बनवा दिए है ना, तो अब वो कहे उसको कबारने में पड़े हो। देखो, अब क्या कराते हैं बच्चा हम लोग? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री कराएंगे तो एक ऐसी कोशिका बनेगी ना जो 46 की क्या होगी? आधी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। चलो, ये कह दिया हमने शुक्राणु है। यहां से जो अंडाणु बनाएंगे इसमें भी कितने आ जाएंगे? 23। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? संलयन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहां से जोड़ने के बाद जो युग्मनज बनेगा, उस युग्मनज की अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा बच्चा? 46। बात समझ में आई? जिसमें से 23 आया है कहां से? मेल से, यानी कि पिता से आया। 23 आया कहां से? फीमेल, यानी कि माता से आया है। इसीलिए बच्चे में क्या होते हैं कि माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। कारण कि कुछ गुणसूत्र माता से आए हैं, कुछ गुणसूत्र पिता से आए हैं। ठीक है, तो बस इतना दिमाग में रखना कि बाबू अर्धसूत्री कहां पर होगा? तो केवल और केवल युग्मक बनाने के दौरान होगा। इसके अलावा हमारे शरीर में कहीं भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ठीक है, चलो
क्लियर रहेंगे सभी लोग? समसूत्री में किसी को कोई समस्या नहीं है ना? है तो बता दीजिए। नहीं है? पक्का? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग, अर्धसूत्री। और इंग्लिश वर्ड पे थोड़ा सा केयर करा करिए, जो भी इंग्लिश वर्ड लिखते हैं उसको दिमाग में रखा करिए। समसूत्री को हम लोग कहीं ना कहीं माइटोसिस बोलते हैं, इसको कहते हैं समसूत्री। ठीक है, ये क्या है? मियोसिस है। ठीक है, अगर यही मुझे लिखना होगा समसूत्री, तो समसूत्री को क्या कहते हैं? माइटोसिस। ठीक है, और वही अर्धसूत्री को क्या कहते हैं? मियोसिस। चलो आगे देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि कोशिका विभाजन कराने के लिए, ध्यान इधर रखिए, हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहला एक परिपक्व कोशिका होनी चाहिए, है ना? अब परिपक्व का मतलब कि जो आकार में ठीक ठाक हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं जीवन की स्थिति पार हो चुकी हो, मतलब आकार में बड़ा हो, एस पार किया हो, यानी कि अगर गुणसूत्र में कहीं ना कहीं प्रकृति में आधे होंगे तो वो गुणसूत्र भी कैसे होने चाहिए? पूरे होने चाहिए। उसके बाद तर्कु तंतु बनाने के लिए वो खास किस्म के प्रोटीन भी होने चाहिए। कुल मिलाजुला कर हमने कहा कि हमने क्या लिया? एक परिपक्व कोशिका जो जीवन एस और G2 को पार करके आ गई है, मतलब कि ये क्या कर चुकी है? वृद्धि अवस्था को पार कर चुकी है। ठीक है, अब इसको क्या करना चाहिए? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन करने के लिए दो चरण है हमारे पास, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एकदम इजी है, साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं है, कोशिका झिल्ली दबेगी और क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों अलग हो जाएगा। मुख्य क्या है? कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस कराने के लिए एक परिपक्व कोशिका को लिया हमने, जहां पे जीवन का काम हो चुका है, एस का भी काम हो चुका है, G2 का भी काम हो चुका है। ठीक है, अब क्या कराना है हमको आगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? केंद्रक का विभाजन। ठीक है, अब केंद्रक का विभाजन कराने के लिए सबसे पहला जो अवस्था आया था, क्या आया था? प्रोफेज। दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना? इससे पहले थोड़ा सा डायग्राम देखो, यहाँ पे नोट में कहीं भी लिख लीजिएगा कि जो भी कराएंगे हम अर्धसूत्री किसके साथ कराएंगे? द्विगुणित कोशिका के साथ, इसके अलावा किसी भी कोशिका के साथ नहीं होगा। अब एक चीज देखो कि हमने लिया यहाँ पर क्या? द्विगुणित कोशिका। कैसी है ये कोशिका? परिपक्व। ठीक है, तो परिपक्व है, तो इसके बाद हमको क्या कराना है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस यदि मैं कराऊंगा तो इसी कोशिका के अंदर अभी तक एक केंद्रक दिखा देते हैं इसमें कि चलो ये 2n है और कैसा है? एक केंद्रक। ठीक, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। चलो, अब ये क्या करने वाली है? कैरियोकाइनेसिस। कोशिका उतनी ही बड़ी है लेकिन केंद्रक कितने हो जाएंगे? अरे बाबा 2n लिख दिया, क्या होता है? n। कैसे होगा वो चीज हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे n क्यों लिखा है, इसके पीछे दिमाग मत लगाइएगा, बस सीधा सीधा ये दिमाग में रखिएगा कि केंद्रक क्या हो गए हैं? 2। ठीक है, इसी को तो क्या कहते हैं हम लोग? कैरियोकाइनेसिस, की एक केंद्रक को तोड़ के 2 कर देना। चलो, कैरियोकाइनेसिस हो गया हमारा। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा क्या करेगी? वृद्धि करेगी। ठीक है, थोड़ा सा वृद्धि ना करेगी, पहले डायरेक्टली लेकर आते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस करा दिया, चलो सीधा सीधा क्या करा देते हैं हम लोग? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस करा देंगे तो क्या हो जाएगी? 2 छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, कैसी बनेंगी? n, क्योंकि यहाँ पे n ही बने थे। ये पूरा का पूरा बच्चा क्या कहलाता है? अर्धसूत्री प्रथम। अब अर्धसूत्री प्रथम इसलिए कहा क्योंकि अर्धसूत्री एक बार और होता है। यहां से यहां कराने के लिए क्या एक चक्र पूरा हुआ होगा? क्या याद करो तो? G1, S, G2, कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। इस कोशिका ने कहीं ना कहीं G1 को पार किया, S को पार किया
G2 को पार किया। फिर क्या कराना था, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या किया होगा इसने, प्रोफेज को पार किया होगा, मेटाफेज को पार किया, एनाफेज को पार किया, टीलोफेज को पार किया, तब जाकर के एक ही कोशिका के अंदर कितने केंद्रक बन गए, 2। चलो ये कैरियोकाइनेसिस भी हो गया। फिर इसके अंदर क्या मिल रहा था, कोशिका द्रव्य मिल रहा था। कोशिका द्रव्य को बांट लिया है दोनों कोशिका ने, इसका मतलब क्या कर लिया इसने, साइटोकाइनेसिस भी कर लिया। क्या एक चक्र पूरा हो गया, चलो एक चक्र पूरा हुआ, ठीक है। अब इस पूरे एक चक्र के दौरान कितनी कोशिकाएं बनी है, देखो तो जरा, 2। क्या हो चुका है कि मातृ कोशिका कैसी थी, द्विगुणित। पुत्री कोशिका कैसी बनी है, अगुणित बनी है, ठीक है। तो सीधा सीधा यहीं पे याद रखेंगे कि अर्धसूत्री जब प्रथम होगा तो अर्धसूत्री प्रथम कराने के लिए कैसी कोशिका चाहिए, द्विगुणित। और अर्धसूत्री प्रथम होने के बाद कितनी कोशिका बनी है, 2। और दोनों की दोनों कैसी है, मातृ कोशिका की अपेक्षा में अगुणित, ठीक है। ये हुआ हमारा अर्धसूत्री प्रथम। अब क्या स्टार्ट करेंगे, अर्धसूत्री द्वितीय, ठीक है, अर्धसूत्री सेकंड या द्वितीय। अब ये किसके साथ होगा, इन कोशिकाओं के साथ होगा, ठीक है। कैसी कोशिका थी ये, अगुणित इधर भी है और अगुणित इधर भी है, 2 कोशिकाएं हैं। अभी अभी इनका जन्म हुआ है ना, ठीक है। इसने चक्र को पार किया, साइटोकाइनेसिस। अब क्या करने जाएगी, G1 S। अभी कोई ये मत कर देना कि सर S में ना जाएगा, बताएंगे काहे नहीं जाएगा। फिलहाल दिमाग में रखते हैं क्या कि G1 को पार किया, S को पार किया, फिर G2 को पार किया। इतना कुछ करने के बाद क्या इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी क्या, चलो आकार में हमने वृद्धि कर लिया, ठीक है। अब ये जो अर्धसूत्री प्रथम था ये तो ठीक है, अर्धसूत्री के जैसा हो रहा है, द्विगुणित से कैसा हो गया, आधा हो गया, ठीक है। लेकिन जो आपका अर्धसूत्री द्वितीय होता है ना, ये बिल्कुल समान होता है। पता है किसके समान होता है, समसूत्री के समान होता है। अच्छा, समसूत्री क्या कहता है कि मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब क्या बन गई है, मातृ कोशिका। यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ये तो अभी पुत्री कोशिका थी क्योंकि अभी जन्म ली थी। अब G1S G2 को इसने को इसने क्या कर लिया, पार कर लिया, परिपक्व हो गई। तो अब मैं इनको क्या कहूंगा, मातृ कोशिका कह सकता हूं। अब ये क्या करेंगी, विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री द्वितीय। लेकिन अर्धसूत्री द्वितीय किसके समान है, समसूत्री के जैसा। समसूत्री कहता है कि जैसी मातृ कोशिका होगी वैसी पुत्री कोशिका। अब यहां से वापस इसने क्या किया, G1S G2 खत्म कर लिया, G1S G2 खत्म। क्या करेगी अब, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के लिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन चारों को पार करेगी। और चारों को पार करने के बाद इसी कोशिका के अंदर अब कितने केंद्रक दिखाई देंगे, यहां पे भी सेम कहानी होगी। चलो 2 हो गए, डन। कैरियोकाइनेसिस हमारा यहां तक खत्म हो गया दोनों के अंदर। अब क्या कराना होगा, साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य मिल रहा है, इस कोशिका द्रव्य को बांट दिया जाएगा। एक से कितनी कोशिका बन जाएगी, ठीक है। कितनी कोशिका बन गई, अगुणित, 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 और ये भी अगुणित। शुरू कितनी कोशिका से किया था, एक कोशिका से। अंत में कितनी कोशिका मिली है, 4। इस कोशिका में गुणसूत्र कितने थे, द्विगुणित थे। इस कोशिका में कैसे हैं, अगुणित है। और अर्धसूत्री में आपको बताया था ना कि अर्धसूत्री कराएंगे तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, 4। जो मातृ कोशिका होगी उसमें गुणसूत्रता कैसी होगी, द्विगुणित। जो पुत्री कोशिका बनेगी लास्ट में उसमें कितनी होगी, अगुणित, ठीक है। और ये सब कराने के लिए कितने चक्र लगाए गए हैं, 2 चक्र लगाए। एक चक्र लगाया तो यहां से 2 कोशिकाएं बनी है। अब फिर जो बनी हुई कोशिकाएं हैं, इन्होंने दोबारा जब चक्र लगाया तब जाके फिर क्या बनी है, 2 से 4 कोशिका बनी है। ऐसे होता है अर्धसूत्री। अब आप इसमें ये बताओ कि पहला चक्र लगाया तो पहले चक्र में प्रोफेज आया, मेटाफेज आया, एनाफेज आया, टीलोफेज आया। क्या दूसरे चक्र में भी आया था क्या, ठीक है। चलो अब इसी आधार पे हम चलते हैं। तो जब अर्धसूत्री कराएंगे हम लोग, तो अर्धसूत्री करा रहे हैं। अब अर्धसूत्री के दौरान कहीं ना कहीं अर्धसूत्री यहां पे प्रथम, और इधर लिखते हैं कि अर्धसूत्री द्वितीय, ठीक है। इधर 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 अर्धसूत्री जब प्रथम कराएंगे तो वो कोशिका पहले G1 फिर S फिर G2 को पार की। पार करने के बाद अगला स्थिति क्या करेगी, कैरियोकाइनेसिस करेगी। और कैरियोकाइनेसिस में कितनी अवस्था होती है, 4। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट,
टेलोफेज फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। और यहां पे याद रखना कि इस प्रोफेज फर्स्ट में केवल याद रखना है आपको कि 5 अवस्था होती है, बाकी का कोई प्रकार नहीं है, बस केवल द्वितीय को बाद में लिखते हैं। इस अर्धसूत्री प्रथम में जो प्रोफेज फर्स्ट है हमारा, इसकी कितनी अवस्था है? 5। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ये 5 अवस्था। हिंदी में कहते हैं तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, और पारगतिक्रम। ठीक है, चलो अब जरा गौर करिए कैसे कैसे होने वाला है कहानी। हमने लिया एक कोशिका, फील करना, उसके बाद तो फिर एक एक प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, एक कोशिका ले लिया, कैसा होगा? ये द्विगुणित होगा। ठीक है, सबसे पहले द्विगुणित होगा तो ये क्या करेगा? अपने आप को परिपक्व करेगा। परिपक्व करने के लिए G1 S G2, खत्म कर लिया उसने कहानी। अब क्या करने के लिए जा रहा है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस करने के लिए जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? प्रोफेज फर्स्ट। आज जैसे घुसेगा प्रोफेज फर्स्ट में कौन अवस्था मिलेगा? 5 गो अवस्था मिलेगा। ठीक है, अब ये 5 अवस्था में से एक एक करके सबको पार करेगा। पहले लिप्टोटीन को पार किया, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायाकाइनेसिस। जब ये 5 पार कर जाएगा तब हम क्या कहेंगे? प्रोफेज फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेगा? मेटाफेज फर्स्ट। फिर क्या करेगा? एनाफेज फर्स्ट। फिर क्या करेगा? टीलोफेज फर्स्ट। जब इतना कुछ कर लिया तब हम क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस हमारा हो गया। कैरियोकाइनेसिस जब हो जाएगा तो इसी कोशिका के अंदर अब कितने केंद्रक दिखाई देंगे? ये पूरा का पूरा अभी तक हमने खत्म किया इसका केवल कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा तो कितनी कोशिका बन जाएगी? 2। ये था पूरा का पूरा यहां से अर्धसूत्री प्रथम। ठीक है, अर्धसूत्री प्रथम हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या कराना होगा? अर्धसूत्री द्वितीय यानी कि सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड किनके साथ होगा? ये जो नई बनी हुई कोशिकाएं है ना, इनके साथ। तो भाई साहब ये वापस क्या करने जा रही हैं? विभाजन। लेकिन विभाजन करने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा? परिपक्व होना पड़ेगा। अब परिपक्व होने के लिए G1 S G2 को पार करना पड़ेगा। जब ये पार कर लेंगी तो यही कोशिकाएं और इनका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा हो गया यानी कि वृद्धि अवस्था को पार कर लिया। अब क्या करने के लिए जाएगा? फिर से कैरियोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस करने के लिए जाएगा, अब इस बार क्या कह देंगे? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। हाँ, प्रोफेज सेकंड में ही 5 गो अवस्था अब नहीं आएगा, खाली बस प्रोफेज फर्स्ट में ही आता है। तो प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। जब ये कुछ हो जाएगा तो अब ये कैसी थी? एक केंद्रक वाली थी, अब इसमें कैसे हो जाएंगे? 2 केंद्रक बन जाएंगे। ये लो, अब यह कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इसका भी कंप्लीट हुआ। अंत में क्या करा दोगे? साइटोकाइनेसिस। तो यहां से 2 कोशिका बन जाएगी और यहां से भी 2 कोशिका। यहां से यहां जो हुआ इसको क्या कहते हैं? अर्धसूत्री सेकंड कह देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कहानी। अब बार बार आपको समझाने के पीछे का रीजन यही है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है इसको समझने में। ये स्क्रीन एरिया में है इधर जो लिखे थे, अभी कट रहा है सबको? सबने ये लिखा हुआ है क्या? शॉर्ट में लिख देते, जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा। देखो पूरे इसके स्टेप को एक बार में लिख के खत्म करिए। एकदम माइंड में जब ये पूरा स्टेप बैठ जाएगा ना तो कहानी समझना आसान हो जाता है। अर्धसूत्री प्रथम, ठीक है, अर्धसूत्री प्रथम कराने जा रहे हैं जिसमें से G1 S और G2 का काम हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है हमको? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला क्या आएगा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट।
इधर प्रोफेज फर्स्ट में दिखा दीजिएगा 5 अवस्था, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, एकदम दिमाग में बैठ जाए सारा का सारा स्टेप, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और लास्ट आपका डायाकाइनेसिस। हिंदी वाला भी याद रखिएगा अगर याद रह जाए तो। ये तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और पारगति क्रम, ये क्या हो रहा है जी? किसको? यहां तक की बात हो गई कि जैसे वो कोशिका आएगी क्या करने के लिए, अर्धसूत्री प्रथम इधर पूरा करेगी, वृद्धि करके या फिर क्या करने आएगी, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज में घुसेगी तो ये 5 अवस्था पूरा कर लेगी। फिर यहां से जब निकलेगी बाहर तब क्या करेगी, मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। इतना कुछ करने के पश्चात क्या हो जाएगा, एक ही कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हो जाएंगे। ठीक है, फिर इन सब के बाद हम क्या करा देंगे, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस करा देंगे, तब यही कोशिका कितनी कोशिका बना चुकी होगी, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, अब क्या चले कराने के लिए, मियोसिस सेकंड। तो जब मियोसिस हम सेकंड कराएंगे तो यहां भी सेम कहानी, G1 S G2 खत्म कर लेगी तो क्या करने के लिए आएगी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस करने आएगी तो वापस क्या दोहराएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, प्रोफेज सेकंड, उसके बाद मेटाफेज सेकंड, फिर टीलोफेज सेकंड, अरे सॉरी एनाफेज सेकंड और चौथा टीलोफेज सेकंड। ये पूरा स्टेप आप याद रखिएगा। यहां जब आएगी तो फिर यही दोनों कोशिका वापस क्या बना देगी, 2-2 कोशिका बना देगी। अब फाइनली कितने हो जाएंगे, 4 कोशिका। एक बार नहीं कई बार रिपीट किया, स्टेप नहीं भूलिएगा। ठीक है, अभी तो एक और चीज इसमें डालना है, 5 गो में भी और एगो कार्य होता है अलग अलग सा, वो लिखेंगे। पहले यहां तक दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठा, एकदम बैठेगा तभी ज्यादा मजा है पढ़ने में। कॉपी पे लिख के तो कोई मजा नहीं है, किताब में सब कुछ है। ठीक है, जरा फील करके देखो इधर, सबका ध्यान खुद से। अर्धसूत्री प्रथम कराओगे तो पहले क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज फर्स्ट में कितनी अवस्था, कौन कौन सी, डन है यहां तक। सेकंड तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिटाएं इसको, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करना है, देखो और क्या करना है। अब 3 अवस्था का नाम याद रखिएगा। सबसे पहला सिनैप्सिस, ठीक है, जिसको हिंदी में सिनैप्सिस ही कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान जो बनता है उसको कहा जाता है सिनैप्टोनीमल सम्मिश्र। क्या है छोड़ दीजिए, बस केवल नाम याद रखिएगा, क्या, सिनैप्सिस। ठीक है, और इसके बाद ये जब प्रक्रिया हो जाएगी सिनैप्सिस, तो कुछ बनता है और उस बने हुए संरचना को क्या नाम देते हैं हम लोग, सिनैप्टोनीमल सम्मिश्र। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, पहला ये हो गया। दूसरा याद रखिएगा क्रॉसिंग ओवर, इसको कहा जाता है जीन विनिमय। ठीक है, अब जीन विनिमय क्या होता है इसको भी ध्यान में, बस नाम केवल रखिए। और तीसरा एक वर्ड याद रखिएगा, काइजमेटा। काइजमेटा को भी क्या कहते हैं, काइजमेटा। तीनों नाम याद हो जाएंगे। एक है सिनैप्सिस, दूसरा है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, तीसरा है काइजमेटा। ये तीनों के तीनों प्रोसेस है। ठीक है, तीनों की तीनों क्या है, प्रक्रिया है। और ये तीनों की तीनों प्रक्रिया इन 5 में से किसी एक में संपन्न होती है। कौन किस में संपन्न होता है, देखिए, ये सिनैप्सिस जाइगोटिन में हो रहा है, युग्मपट में हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर स्थूलपट में हो रहा है, पैकाइटिन में हो रहा है। काइजमेटा डिप्लोटिन में हो रहा है। ठीक है,
कुछ ना पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, लिप्टोटिन में क्या होगा कुछ बताया नहीं आपको। ठीक है, जाइगोटिन में क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो होगा उसका नाम क्या है सिनेप्सिस। ठीक है, और जब सिनेप्सिस हो जाएगा तो अगला क्या आएगा पैकाइटिन। पैकाइटिन में भी क्या होगा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि जो होगा उसको क्या कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। वैसे ही डिप्लोटिन में जो होने वाला उसको क्या कहेंगे काइजमेटा, और लास्ट है आपका डायाकाइनेसिस। जो समस्या है ना इस अर्धसूत्री प्रथम में ही है। अर्धसूत्री द्वितीय तो हम लोग पढ़ाएंगे ही नहीं, मतलब पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो समसूत्री के जैसा है। जैसा जैसे आपने समसूत्री में किया है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, हालांकि फर्स्ट नहीं हम लोग कहते हैं समसूत्री में, बस ऐसे ही बोल दिया। तो जैसा ऐसा समसूत्री में करते हैं ना वैसा ही हम काम करेंगे किसमें अर्धसूत्री द्वितीय में। इसलिए उसको पढ़ना ना पढ़ना बात बराबर है। यहां तक की बात क्लियर हुई? कहानी शुरू करें अब इसकी। बोलो टाइम कहां देखते हो जी? टाइम अभी है, इतना टाइम है कि हम एक दूगो तो कैसा पढ़ा दे। आप अपना स्थिति देखिए, क्या यहां तक में श्योर हैं? तो आगे बढ़े, बशर्ते समसूत्री को भूल के जाइएगा यहाँ पे, तब समसूत्री को साइड रख दीजिएगा माइंड में किधरो, उसके बाद आइएगा अर्धसूत्री पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि समसूत्री के प्रोफेज में आपने कुछ याद रखा है, मेटाफेज में भी कुछ याद रखा है, एनाफेज में भी कुछ याद रखा है, टेलोफेज में भी कुछ याद रखा है। वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा लगेगा कि उसके जैसा है, मगर उसके जैसा होगा नहीं। प्रोफेज में वहां पे जो हुआ था यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो तनिक बहुत धैर्य रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। मिटा दे क्या ये सब कुछ? पता है विभाजन का असली महत्व कहां पे समझ? विभाजन अभी क्या बताया आपको कि कहां पर होता है हम लोग के अंदर? युग्मक जनन के दौरान, इसके अपेक्षा या फिर इसके बाद कहीं पर भी नहीं होता है। और जब मानव जनन पढ़ोगे ना, तो मानव जनन में जब आपको बनाना होगा क्या शुक्राणु, तो उसकी प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि शुक्राणु कैसे बनते हैं। फिर आएगा क्या अंडाणु जनन, वो भी पढ़ेंगे कि अंडाणु कैसे बनते हैं। और दोनों को बनाने के लिए कौन सा विभाजन लगेगा? अर्धसूत्री। माथा गर्म हो जाता है एकदम माथा। अच्छा ये बताओ कि एक नर के अंदर शुक्राणु कब बनना शुरू होगा? 12 से 14 में। कहां पर बनता है? वृषण में बनता है। ठीक है, टेस्टिस में बनता है। बनना कब शुरू हुआ? 12 से 14 की उम्र में, जिसको कहते हैं यौना अवस्था या यौनारंभ कहते हैं। होता क्या है, कुछ हार्मोन्स आते हैं, वो हार्मोन काम को शुरू करा देते हैं। और एक महिला के अंदर 10 से 12 में। यदि हम कहें कि एक महिला के अंदर अंडाणु तब बनना शुरू हो गया था जब वो 4 महीना की थी और अपने मां के गर्भ में थी। एक लड़की के अंदर अंडाणु जनन उसी समय शुरू हो जाता है जब वो गर्भावस्था में थी, अपने मां के गर्भ में पल रही थी और मात्र 4 से 5 महीना की थी। उसी समय अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। अब अंडाणु बनना शुरू हो गया मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो गया। अर्धसूत्री विभाजन छोटा मोटा तो नहीं दिख रहा है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में आ करके प्रोसेस कंप्लीट करते रहती है। ठीक है, तब तक 4 महीना से 5 महीना की लड़की हो गई, और कुछ प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, ऐसे करते करते बच्ची का जन्म हो जाता है। इसी बीच में कहीं पे कहानी रुक जाती है। इतना सारा लंबा प्रोसेस है, अब कहां पे रुकती है मैं नहीं कुछ कह रहा। ठीक है, इसी बीच के प्रोसेस में कहीं पर रुक जाती है। क्यों रुक गई? क्योंकि उस बच्ची का क्या हो गया? जन्म हो गया। लेकिन शुरू कब हो गया था? जब वो 3-4 महीना की थी तभी शुरू हो गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। क्या हो गया? बीच में बच्ची का जन्म हो गया। अब जन्म हो गया तब कहानी रुक गई। जो कहानी शुरू हुआ था जन्म से पहले, वो कहानी रुका हुआ है। अब ये कहानी दोबारा कब स्टार्ट होगी? तो जब उस बच्ची की उम्र क्या हो जाएगी? 10 से 12 साल की हो जाएगी। तो उसके अंदर कुछ उसके ग्रंथियां ऐसी हैं जो हार्मोन को स्रावित करेंगी। वो हार्मोन जाएगा तो उस रुके हुए काम को स्टार्ट कराएगा। तो पता है वहां पे दिक्कत क्या होगी कि हम कह देंगे ना कि प्रोफेज फर्स्ट में घुसी थी अंडाणु वाली कोशिका, अब प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के क्या किया? लिप्टोटिन किया, जाइगोटिन भी कर लिया, उसके बाद पैकाइटिन भी कर लिया, डिप्लोटिन भी कर लिया, डायाकाइनेसिस नहीं किया। डायाकाइनेसिस में जाकर के क्या हो गया? बच्ची का जन्म हो गया। तो ये सब स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वहां पर कोई दोबारा नहीं पढ़ेगा फिर कोशिका विभाजन, इसीलिए कह रहा हूं। स्टार्ट करें? चलो क्या स्टार्ट करना चाहिए बाबू? सीधा सीधा हम लेते हैं क्या? एक परिपक्व कोशिका। अब बार बार लिखने की कोई हमें जरूरत नहीं है कि G1 S और G2। परिपक्व है मतलब कि तीनों को पार करके आई होगी।
तो अगला हमको सीधा सीधा क्या कराना होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमको पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, अर्धसूत्री प्रथम देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करेंगे तब ना आएंगे मेटाफेज फर्स्ट में। अब प्रोफेज फर्स्ट में ही कितनी अवस्था है, 5। तो पढ़ रहे हैं क्या हम लोग, प्रोफेज फर्स्ट। लेकिन इस प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहला का लिप्टोटिन। ठीक है, चले हिंदी आपने देख लेना है, क्या इसको कहते हैं, तनुपट। अब एक कोशिका है हमारे पास, ठीक है। गुणसूत्रता कैसी होगी पहले ही बता चुके हैं, कैसी होगी, द्विगुणित होगी, यानी कि गुणसूत्र के एक सेट नहीं मिलेंगे, 2 सेट मिले। अब सेट का मतलब समझते हो, जैसे मेरे अंदर कितने 46, चलो एक लाइन से मैं लगाता हूं, 1 2 3, चलो 3 इधर ले लिया, 3 इधर, बाकी भी होंगे 46 तक। ठीक है, ये गुणसूत्र संख्या 1, ये भी गुणसूत्र संख्या 1, ये 2, ये भी 2, ये 3, ये भी 3। अब 3 3 2 2 1 1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, इसकी जोड़ी है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग सेट। चलो ये हो गया इसका केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या मिलेगा, गुणसूत्र की गुणसूत्रीय जाल, गुणसूत्रीय जाल। समसूत्री को दिमाग से निकाल दिया है ना, निकालना नहीं है, मतलब कहीं साइड में रख देना। चलो ठीक है, गुणसूत्रीय जाल मिल रहा है। अब वहां का प्रोफेज थोड़ा सा समय के लिए याद करो, क्या हुआ था प्रोफेज में ही, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो गया था, केंद्रक आवरण टूटने लगा था, गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर के गुणसूत्र का रूप लेने लगा था। ठीक है, तारक काय टूट करके तारक केंद्र बन गया था, दोनों के दोनों ध्रुव पर चले गए थे, और तर्कु तंतु का निर्माण प्रारंभ हो गया। इतना कुछ हुआ था ना, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल एक चीज होगा, गुणसूत्रीय द्रव्य क्या होना चालू हो जाएगा, गाढ़ा या संघनित होना चालू हो जाएगा। किसकी बात करें, गुणसूत्रीय द्रव्य की। असंघनित होकर के किसका रूप ले लेगा, गुणसूत्र। ये कहानी किसमें देख रहे हैं, लिप्टोटिन में। दूसरा काम क्या हो जाएगा कि जो गुणसूत्र के रूप में बदल गया ना, इसका मतलब कि अब ये कैसे होंगे, अंदर से एक्स की आकृति में आ चुके होंगे। चलो ये आ गए एक्स की आकृति में, इस तरीके से दिखने लगेंगे। और इसके साथ साथ ये कोण के आकार में व्यवस्थित होने लगते हैं। अब कोण के आकार में व्यवस्थित होने लगते हैं, इसका मतलब देखिए कुछ ऐसे, हो गया ऐसे कोण के जैसे थोड़े से हो रहे हैं व्यवस्थित, ऐसे देखो, इसको हम कोण कह सकते हैं ना, कि आगे जाकर के ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, कोण। तो कोण शेप में व्यवस्थित होने लगता है। अगर ये बात याद रहे तो भी ठीक है, ना याद रहे तो भी ठीक है। तो ये सब कुछ कहां पर हो गया, लिप्टोटिन। लिप्टोटिन हो गया खत्म। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है, ना तो इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो रहा है, ना ही इसका केंद्रक का आवरण टूट रहा है, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। हो गई कहानी यहां तक। दूसरा क्या है हमारा, लिप्टोटिन के बाद जाइगोटिन। ठीक है, जाइगोटिन को क्या कहते हैं, युग्म पट। ठीक है, अब युग्म पट में जानते हो क्या होगा, युग्म समझते हो, युग्म 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 में जुड़ना। ठीक है, अब देखो इसी में हमने बोला था कि एक प्रक्रिया होगा जिसका नाम है क्या, सिनैप्सिस। बोला था ना अभी कुछ देर पहले। चलो सिनैप्सिस को समझिएगा। ये गुणसूत्र संख्या 1, ये भी क्या 1 2 2 3 3 ऐसे करके सारे होंगे। ठीक है, अरे इतना अच्छा से बनाएंगे तो हो गया, सीधा सीधा शॉर्टकट में देखो। ये हो गया गुणसूत्र संख्या 1। ठीक है, इधर लिखते हैं साइड में, क्रोमोसोम नंबर 1। एक और बनाते हैं यहां पे, ये भी है क्या, क्रोमोसोम नंबर 1। ये क्या है, इसकी जोड़ी है। अब क्या होगा,
देखो ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा, और इधर ब्लैक वाले साइड का इसका हिस्सा, ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, जुड़ करके क्या कर दिया कि मिश्रण बना दिया क्या, देखो। ठीक है, और एक बात, दो वर्ड होता है सिस्टर और एक होता है नॉन सिस्टर। ये बात शायद आप लोग शुरुआत में बताए भी थे। एक होता है सिस्टर, एक होता है नॉन सिस्टर, और दोनों के साथ लगाते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, देखो ये एक गुणसूत्र, ठीक है, एक गुणसूत्र में कितने अर्ध गुणसूत्र, दो। क्या मैं इसको नाम दिया था क्या, क्रोमैटिड? याद करो जरा, इनको नाम दिया था हमने क्या, क्रोमैटिड। इसको भी नाम दिया था क्रोमैटिड। एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। याद रहेगा, एक ही गुणसूत्र के दोनों किनारे जो होंगे एक दूसरे के लिए, ये वाला और ये बाजू वाला, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। इन दोनों के लिए ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ये भी दोनों के दोनों क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। एक दूसरा स्थिति देखो, एक गुणसूत्र यहां पे, एक गुणसूत्र यहां पे, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्योंकि ये दोनों के दोनों क्रोमैटिड जरूर हैं, लेकिन एक ही गुणसूत्र के नहीं, अलग अलग गुणसूत्र के हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। यहां पर खाली एक नोट पॉइंट हम याद में रखेंगे कि इस प्रक्रिया में जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग गुणसूत्र का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, कौन सा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ करके एक संरचना बना रहा है, और इस संरचना को नाम दिया जाता है क्या, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र। लिखा था कुछ देर पहले, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र, इसको नाम दिया क्या, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र। इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया, सिनेप्सिस। ठीक है, और सिनेप्सिस जब हो गया, क्या बन गया, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र बन गया। तो सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र बनने के बाद देखो तो एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर, कितने दिखाई दे रहे हैं, चार पैर। इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है टेट्राड, चतुष्क संरचना, चतुष्क, या फिर सिनेप्टोनीमल चतुष्क भी कहते हैं इसको, चतुष्क संरचना है, जिसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है टेट्राड। बस इतना ही, दो तीन बिंदु केवल आप याद रखिएगा, किसमें, जाइगोटिन में। याद करो जरा, लिप्टोटिन में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ था सिवाय इसके कि गुणसूत्रीय द्रव्य गाढ़ा हुआ और क्या रूप ले लिया, गुणसूत्र का, और आकर के किस स्थिति में लग रहे हैं, ऐसे कोन शेप में लग रहे हैं, चलो लग गया। उसके बाद क्या हुआ दूसरा, जाइगोटिन। जाइगोटिन में एक प्रक्रिया है क्या, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के दौरान दो अलग अलग गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो संरचना बनती है, इसको नाम दिया जाता है क्या, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र। और ये सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र एक गुणसूत्र के बीच में नहीं, कितने गुणसूत्र के बीच में बनता है, दो। और जब दोनों गुणसूत्र को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक अर्ध गुणसूत्र, दूसरा अर्ध गुणसूत्र, तीसरा, और ये चौथा, इसमें चार गो टांग दिखाई दे रहा, इसीलिए इस संरचना को नाम देते हैं क्या, चतुष्क संरचना, या सिनेप्टोनीमल टेट्राड भी कह देते हैं। डन। और इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है क्या, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस प्रक्रिया है, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र उसके द्वारा बनाया गया संरचना है। ठीक है, और ये चतुष्क भी क्या है, एक संरचना है। यहां तक बात याद रखिएगा। डन। केवल हमने सिनेप्सिस देखा है, सिनेप्सिस के अलावा कुछ नहीं देखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बाकी कल क्या पढ़ेंगे, लिप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, कल क्या पढ़ने वाले हैं, पैकाइटिन, उसके बाद डिप्लोटिन, फिर डायाकाइनेसिस। आपको वो नाम नहीं याद रखना है, आपको क्या खोजना है, जाकर के जीन विनिमय खोजना है कि जीन विनिमय का मतलब क्या होता है, काइजमेटा का मतलब क्या होता है, वो जाकर के दोनों चीजें केवल पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा।